दोस्तों नमस्कार। एक पंख चाहिए, उससे पहले एक आकाश, उससे पहले उड़ने का प्रयास और उससे पहले उड़ने की जरूरत। भारत का मीडिया जिस आसमान तले उड़ने की चाहत रखता है, उसमें पत्रकारों के पर क्या कतरे जा चुके हैं। वह आसमान ही कहीं काला तो नहीं कर दिया गया जिस आसमान तले उसने अपनी स्वच्छंदता को देखा, या फिर प्रयास खत्म कर दिए गए, जरूरत बांध दी गई। भारत का मीडिया, भारत का पत्रकार और शायद भारत के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बीच घूमता हुआ उड़ता हुआ प्रोफेशनल्स की वह कतार जो धीरे धीरे गायब हो चली है, लुप्त हो चली है। जो काम करना चाहता है उसके लिए काम की जरूरत खत्म की जा रही है। जो अपने तौर पर उड़ान भरने से पहले एक प्रयास करना चाहता है, उन प्रयासों को भी सीमित किया जा रहा है। तो किस पंख का जिक्र और किस आसमान का जिक्र? यह जिक्र इसलिए क्योंकि एनडीटीवी की उड़ान खत्म हो गई, या एनडीटीवी एक नई उड़ान के साथ, एक नए आसमान तले, एक नए प्रयास के साथ एक नई जरूरत को बताएगा, जो शायद भारत की राजनीतिक सत्ता तले रेंगते हुए नजर आएगा। ये कौन सा सच है जिस वक्त भारत के प्रोफेशनल्स, चाहे वो आईएएस की कतार ही क्यों ना हो, उसमें भी बीते 8 बरस के भीतर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा युवा आईएएस ने नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनकी उड़ान पर लगाम सत्ता लगाना चाहती थी। इस दौर में ना जाने कितने प्रोफेशनल्स की नौकरी चली गई, और इस कतार में भारत का मीडिया शायद अव्वल नंबर पर है। जहां लिखा हुआ मिटाया गया, जहां जो दिखाई दे रहा है उसको ढकने का प्रयास किया गया। इस दौर में सत्ता रबड़ लेकर भी तैयार थी और शायद उसकी हाथों में तलवार भी थी। कहीं यूएपीए भी लगा, कहीं जेल के शिक्षों के पीछे भी पत्रकार को जाते हुए देखा गया, कहीं राजद्रोह का मुकदमा भी ठोका गया, और इन सब के बीच हर उड़ान पर बंदिश लगा दी गई। इन परिस्थितियों के बीच क्या वाकई आज के मीडिया को राजनीतिक सत्ता की आंखों से देखने की जरूरत है, या भारत की अवस्था को मीडिया की आंखों से देखने की जरूरत है? मीडिया कोई दूसरे ग्रह का काम नहीं करता है, वो संवाद करता है। वह सत्ता पर निगरानी रखना चाहता है क्योंकि उसके सरोकार जनता से होते हैं। उसकी घुमक्कड़ी जनता के भीतर होती है, और जनता से निकले हुए संवाद और सवाल उसके दिलों को छूते हैं, उसकी कलम को छूते हैं, और रोशनाई सहित उसके संवाद में वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति भारत के भीतर धीरे धीरे समाती चली जा रही है, जहां पर हर उड़ान पर बंदिश है? आसमान सफेद नीला दिखाई ना दे, इसको रंगने का प्रयास है, और प्रयास और जरूरत खत्म की जा रही है। आज कुछ कच्चे चिट्ठे के साथ हम आपके साथ इसलिए मौजूद हैं। सवाल रवीश कुमार के एक घोंसले का नहीं है। हौसला तो बरकरार है, और शायद इस देश के भीतर में बीते 4 बरस के अंदर 400 से ज्यादा पत्रकारों की जो नौकरियां चली गई, उसकी वजह सिर्फ संस्थान भर नहीं है, बल्कि डूबती हुई भारत की अर्थव्यवस्था है। हर संस्थान कहीं ना कहीं किसी मॉडल के साथ खड़ा होता, और यह मॉडल बिजनेस मॉडल होता है। एक झटके में भारत की राजनीतिक सत्ता ने उस बिजनेस मॉडल को भी हड़प लिया और कहा कि आप वहां कहां खड़े हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया के 10 बड़ी रिपोर्ट जो जर्नलिस्टों पर निकाली गई, उसमें भारत को पत्रकारों के लिए एक डेंजरस देश के तौर पर देखा गया। लेकिन दूसरी तरफ भारत दुनिया के बाजारों में अव्वल नंबर पर है। यानी इस देश के भीतर में 2024 के चुनाव खत्म होते होते विज्ञापनों का जो बाजार है वो 4 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगा, और उसके भीतर जो न्यूज़ इंडस्ट्री समाई हुई है वो अलग अलग पैमाने पर परखते चले जाइए, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे मौजूदा वक्त में डिजिटल ही क्यों ना हो। उसके भीतर का नेटवर्थ भी और इन्वेस्टमेंट भी शायद इससे पहले के 50 वर्षों पर भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि भारत एक बाजार में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया संस्थान चलाने वालों के सरोकार इस देश की जनता से नहीं होते हैं। वह अपने रिपोर्टरों के जरिए, अपने एंकरों के जरिए, अपने यहाँ काम करने वाले उन लोगों के जरिए जो कहीं ना कहीं
कलम से लिखते हैं, कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आकर बताने का प्रयास करते हैं और सवाल करते हैं सरकार से, लेकिन सरकार ने चीजें उलट दी। कहा कि सवाल भी हमारे होंगे, जवाब तो कोई नहीं देगा और निगरानी भी हम ही करेंगे। दिल्ली के भीतर ही तमाम न्यूज़ चैनलों पर निगरानी करने के लिए जो बजट निर्धारित है और जितनी बड़ी तादाद में युवाओं को भर्ती किया गया कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं कि तमाम न्यूज़ चैनलों पर आप निगरानी करें। बाकायदा एक इमारत है, इमारत के भीतर बैठे हुए तकरीबन 75 लोग हैं जो लगातार निगरानी रखते हैं कि किस चैनल पे क्या चल रहा है। उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, सत्ता के पास जाती है, सत्ता उसके हिसाब से काम करने की शुरुआत करती है। इसीलिए आज सवाल अडानी का नहीं है, आज सवाल प्रणव राय का नहीं है, आज सवाल एक तरफ रवीश कुमार का है और दूसरी तरफ मोदी सत्ता का है। रवीश कुमार का मतलब एक शख्स नहीं है और मोदी सत्ता का मतलब भी सिर्फ एक शख्स नहीं है। एक तरफ समूचा सिस्टम है और दूसरी तरफ पत्रकारों की वह पूरी टीम है जो अपने तौर पर इस सरकार पर निगरानी रखते हुए जनता से जुड़े सवालों को उठाती रही और सरकार को ये लगता रहा कि सवाल उठाने बंद कैसे करवाए जाएं, कैसे किए जाएं। तो बाजार का तंत्र खड़ा किया गया, उसमें अडानी सरीके प्यादों को भी बनाया गया और उसके जरिए पूंजी का कहीं ना कहीं निवेश कैसे करना है। और दुनिया के बाजार में जो सरकार की रिपोर्ट बतलाती है कि भारत के भीतर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाले लगभग 8 वर्ष यानी 2030 तक यह मीडिया के क्षेत्र में ही होना है, क्योंकि प्रोपेगेंडा और मीडिया तंत्र और टेक्नोलॉजी इस दौर में बड़ी ज़बरदस्त उड़ान भर रही है। ये परिंदों की उड़ान नहीं है जिसे आसमान चाहिए, प्रयास होना चाहिए और ज़रूरत होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल्स की उड़ान भी नहीं है, ये दरअसल उस तंत्र की उड़ान है जिस तंत्र के आश्रय इस देश की समूची हरकत को कैसे अपने अनुकूल बनाया जाए और अनुकूल बनाते वक्त इस बात का एहसास राजनीतिक सत्ता को लगातार रहे कि कोई भी सवाल ना पूछे और जनता के सवालों को इस तर्ज पे ना उठाए जहां ये लगे कि सरकार फेल तो नहीं हो गई है। दरअसल इस दौर में जब हम जिक्र कर रहे थे तो 22 आईएएस ने पद छोड़ा जिनकी उम्र बहुत कम थी। जाहिर है परीक्षा दी, एक कैरियर बनाया, लेकिन जब काम करने आए तो वहां वजह सिर्फ एक थी कि काम करने नहीं दिया जा रहा था या फिर सरकार चाहती थी अनुकूल काम करें। उसमें एक नाम हमें लगता है कश्मीर के आईएएस टॉपर शाह फैजल का लेना चाहिए, क्योंकि वह आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में गए, दोबारा वहां की जो परेशानियां शुरू हुई और उसके बाद होते होते दोबारा उन्होंने दंडवत होकर सरकार को ज्वाइन करना ही उचित समझा और आज की तारीख में दिल्ली के भीतर डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त हैं। कोई रास्ता नहीं बचता है जब आप सत्ता से टकराते हैं, ये पहला मैसेज सत्ता लगातार देना चाहती है। लेकिन पत्रकार की फितरत सरकारी पूंजी पर नहीं चलती है, वो जनता से जुड़ी हुई साख पर चलती है और यह क्रेडिबिलिटी जिस जर्नलिस्ट के साथ जुड़ गई उस जर्नलिस्ट की पूंजी वही जनता हो जाती है। शायद इस परिभाषा को प्रधानमंत्री भी ना समझ पाए और इस देश की सत्ता और सरकार भी ना समझ पाए कि साख का मतलब क्या होता है। उसके लिए चुनाव होता है, चुनाव में जीतना महत्वपूर्ण होता है, जीतने के लिए तंत्र विकसित करना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और उस तंत्र के दायरे में कोई ऐसा शख्स आकर खड़ा ना हो जाए जो इस तंत्र को चेतावनी देते हुए सत्ता के पांव डगमगाने की दिशा में ले जाए, तो फिर उस तंत्र के भीतर किसी को घुसने दिया नहीं जाता है। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक तंत्र है जो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। शायद इस देश के भीतर चुनाव आयोग का एक तंत्र है जो इस देश के सरकारी पैसे यानी टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। इस देश के भीतर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वो सीबीआई हो, वह इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो, वह ईडी क्यों ना हो, वह सीएजी क्यों ना हो, सब इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं। लेकिन जब पत्रकार काम करता है तो वो सरकार से पैसा नहीं मांगता है, टैक्स पेयर का पैसा नहीं मांगता है, बल्कि वह अपने हुनर के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी को डेवलप करता है। वो बताता है, हर दिन अपने उस स्क्रीन को काला करता है कि बेरोजगारी परत दर परत इस देश के भीतर कितनी विस्फोटक होती जा रही है। वो बतलाता है कि गरीब की झोपड़ी और मध्यम वर्ग के घर के भीतर की रसोई में दाना पानी कैसे खत्म हो चला है। और ये बातें सत्ता को मंजूर नहीं है, क्योंकि सत्ता का एक अपना प्रोपेगेंडा होता है।
सत्ता का एक अपना तंत्र होता है और उस तंत्र पर खर्च अगर औसत निकालिएगा बीते 1 बरस के भीतर, बीते 8 सालों में कितना खर्च हुआ, तो 1125 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हुए। यह वह विज्ञापन है जो सरकारी फाइलों से निकले हैं। इसके अलावे तकरीबन 5000 करोड़ का विज्ञापन